नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज फिर से हम लोग जो है जियोग्राफी की एनसीईआरटी जो हम लोगों ने किया था क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 9 का, जिसमें से क्लास 9 वाले में से हम लोगों ने पढ़ा था 3 चैप्टर। भारत का भौगोलिक जो परिदृश्य है वह, फिर अपवाह तंत्र और तीसरा भारत की जो जलवायु है वह। वहाँ तक आज तक जो है जो यूपीएससी ने प्रश्न पिछले 10 वर्षों में पूछा है, वही प्रश्न का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। और इसके ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बहुत सारे अफ़वाह है कि यह प्रश्न जो है किसी स्टैंडर्ड बुक से पूछा जाता है या इस स्टैंडर्ड बुक से पूछा जाता है, चाहे उस स्टैंडर्ड बुक से पूछा जाता है। किसी स्टैंडर्ड बुक को ज़्यादा फॉलो मत कीजिए, बेसिक अपना मजबूत कीजिए। और बेसिक आपका मजबूत कहाँ से होगा? आपकी एनसीईआरटी से, है ना? एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में नहीं हो रहा है, 3 से 4 बार पढ़िए, बिल्कुल होगा। कंसेप्ट क्लियर है ना? उधर से भी उसके बावजूद भी अगर आपका नहीं कहीं भी मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो फँस रहा है, तो आप कोई भी किसी का भी वीडियो एक बार देख सकते हैं और देखने के बाद से आपको जो है क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तो आसानी से वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ सकती है, ठीक ना? तो यह मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि बहुत लोगों के दिमाग में ये फँसा हुआ है कि क्लास 6, 7 की एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाता। वो सही बात है, क्लास 6, 7 की एनसीईआरटी से एग्जैक्ट नहीं लाइन आपको दिखाई देगा, लेकिन हाँ उसके अंदर के कंसेप्ट, उसके अंदर की कुछ लाइनें आपको दिखाई देंगी। अब वह कंसेप्ट अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी में नहीं बिल्डअप किए हैं, तो आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पे दिक्कतें होंगी। एक तो आपके क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है वह समझ में नहीं आएगा। दूसरा चीज कि आप अगर 11th की एनसीईआरटी जब पढ़ने जाओगे तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि उसका भी पूरा कंसेप्ट क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से ही बिल्डअप होगा। वहां पे जो है डायरेक्ट ऊपर ऊपर सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक ना? अब वहां पे आपको हिमालय के बारे में नहीं दिखाई देगा, वहां पे आपको नहीं दिखाई देगा कि हिमालय कैसे बना, वहां पे आप ये नहीं देख पाएंगे कि वलित पर्वत क्या होता है, वहां पे आप ये नहीं देख पाएंगे कि सूर्य की जो परिक्रमा पृथ्वी करती है तो कैसे कैसे क्या होता है, दिन होता है कि रात होता है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो यह आपको वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो इस सभी चीज की क्लैरिटी करने के लिए, कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए आपको क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 की एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जो जलवायु वाला खासकर का जो चैप्टर है, जैसे जलवायु चाहे भारत के संदर्भ में हो, चाहे वैश्विक लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे जो है क्लाइमेट है उसके संदर्भ में हो, उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यह जलवायु का कंसेप्ट कहाँ से बिल्डअप होता है, कैसे आता है। तो पृथ्वी जो घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, वहां से कंसेप्ट आता है। सूर्य का प्रकाश, दाब, ये ताप, ये सारी चीजें, तो ये सभी चीजों का कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा? क्लास 6 क्लास 7 के एनसीईआरटी में आपको पूरा बेसिक से दिया हुआ है। तो एक बार अगर आप बेसिक सही से कर लेते हैं तो बाकी आप जो है अच्छे तरह से कर लेंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने यूपीएससी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। इस वर्ष भी हम लोग मतलब इस आज के क्लास में भी हम लोग करेंगे, मतलब उसका डिस्कशन करेंगे। जो भी ऑप्शंस दिया रहेगा उस पूरे ऑप्शंस को डिस्कशन करेंगे हम लोग। और पिछले क्लास में जहां तक हम लोगों ने किया था पीवाईक्यू एनालिसिस, उसके आगे हम लोग आगे वाले पार्ट को जो है वह आज जो है कवर करेंगे, ठीक ना? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी के पास यह पहुंचे। तो ये पीवाईक्यू है कितने वर्षों का, तो मैं बता रहा हूँ 10 वर्षों का पूरा जो है पीवाईक्यू है। और इसमें आपको मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 9 से रिलेटेड अभी तक जो भी हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया है उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू है ना? तो चलिए चलते हैं हम लोग मुख्य रूप से अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, यह प्रश्न है ब्रह्मपुत्र रिवर के संदर्भ में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में पूछा जा रहा है, दिबांग, कमेंग, लोहित, और कह रहा है इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले आप बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर होगा क्या, है ना? तो मैं पहले आपको कुछ समय दे देता हूं निर्धारित करके, है ना? 30 सेकंड का समय देता हूं, 30 सेकंड में आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर होगा क्या, है ना? चलिए बताइए। बताइए। चलिए, तो पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है
उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम आप लोग देख लीजिए, उद्गम मुख्य रूप से होता है तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में आपको दिखाई देगा। तिब्बत में कहाँ पे? जो राकस ताल है, राकस ताल, और आपको दिखाई देगा मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, इसके निकट से आपको दिखाई देगा कि इसका उद्गम होता है। अब इसका उद्गम जब होता है तो यह नदी आपको क्या दिखाई देगा? ओवरऑल आपको दिखाई देगा कि यह नदी यहाँ से अगर उद्गम होता है तो यह चूंकि हिमालय में आपको दिखाई देगा कि यह हिमालय के जो पूरा 2400 किलोमीटर जो हिमालय की लंबाई है, वहां पे आपको दिखाई देगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगा। और हिमालय 4 वर्गों में बटा है, जिसमें से एक वर्ग आपको इसमें से हिमालय का क्या दिखाई देगा? तो वह दिखाई देगा बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, जो कि ऊंचा ऊंचा है। तो इधर से यह नदी निकलती है तो इधर इसको आने का रास्ता नहीं मिल पाता है, जिसके कारण यह हिमालय के समानांतर बहती है। कैसे बहती है? हिमालय के समानांतर बहती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, है ना। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी यह नहीं है, ठीक ना, क्योंकि अधिकतर भाग इसके आपको दिखाई देगा तिब्बत और चाइना वाला जो तिब्बत है पार्ट है, उसमें आपको बहता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक ना। तो यहाँ से जहां से इसका उद्गम स्थल होता है, वहां पे इसका नाम क्या होता है? सांगपो। क्या होता है? सांगपो। तो सांगपो नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अब यह नदी मुख्य रूप से उद्गम स्थल होने के बाद जब ये आती है और भारत में प्रवेश करती है तो यू आकार की घाटी बनाती है। कौन सी घाटी? यू आकार की घाटी बनाती है। कहाँ पे? तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? नामचा बरुआ। क्या नाम है? नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ में यू आकार की घाटी बना के सीधे प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। कौन सा नाम हो जाता है? दिहांग रिवर, है ना। अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम हो जाता है? दिहांग रिवर। उसके बाद से इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां आके मिलती हैं। जैसे कौन कौन सी? जैसे आपको पता होगा कि दिबांग मिलेगी इसमें, दिबांग नदी आके इसमें मिलेगी, है ना। दिबांग नदी आपको दिखाई देगी मिलते हुए, दिबांग मिलेगी। फिर लोहित आपको दिखाई देगी मिलते हुए, फिर स्वर्णश्री आपको दिखाई देगी मिलते हुए, तीस्ता भी आपको दिखाई देगी मिलते हुए, है ना। ये सभी नदियां इसमें मिलती हैं। अब यह नदी जब जाती है असम में, असम भारत का एक राज्य है, आपको पता है। तो असम में जब प्रवेश करती है, पूर्वोत्तर का राज्य है, असम में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्रा होता है। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी होता है, ठीक ना। अब यह ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आते हुए आपको दिखाई देगा, यह किस में जाके मिल जाती है? यह आपको दिखाई देगा कि यह बांग्लादेश में जाके आपको मिलते हुए दिखाई देगी। यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम होता है जमुना। अब इस नदी में गंगा की एक धारा आके मिलती है जिसका नाम होता है पद्मा, पद्मा। और इधर से बराक रिवर आके मिलती है। कौन सी रिवर? बराक नदी आके मिलती है। और यह मुख्य रूप से कब किस नदी से नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जाने जाती है। और तब यह मेघना की धारा गिरती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में ये जब गिरती है धारा तो जाके यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको कहा जाता है कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। अब इसको सुंदरबन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपको सुंदरी वृक्ष आपको दिखाई दे देंगे। कौन सा? सुंदरी वृक्ष आपको दिखाई दे देंगे। और यहाँ पे एक चीज और भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे पर्णपाती वन भी आपको दिखाई दे देंगे। कौन सा वन? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी आपको यहाँ पे देखने को ओवरऑल मिल जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। और मैग्रोव वाले क्षेत्र भी आपको दिखाई देंगे। एक रिलेटेड चीज और भी आप जान सकते हैं यहाँ से, वह कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पे असम के बारे में बताया कि असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। अब यहाँ पे ही एक द्वीप का निर्माण करती है। अच्छा, द्वीप आप जानते होंगे, द्वीप किसे कहा जाता है? ऐसा भाग, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से क्या हो? जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो
तो यह नदी एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण करती है, एक द्वीप का निर्माण करती है जिसको माजुली द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप कहा जाता है। तो माजुली द्वीप जो कि जो जितने भी नदी है उन नदियों में से एक है, मतलब विश्व की जो नदियां हैं उसमें से एक है। तो सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप, जो असम में आपको दिखाई देगा, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो दिबांग आपने अभी देखा, कमेत देखा, और कमेंग के बाद से लोहित देखा, सुवर्णशिरी भी है, तीस्ता भी इसकी सहायक नदी है, पद्मा भी इसकी सहायक नदी है। तो ये तीनों के तीनों सहायक नदी है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी जो होगा वह एक्यूरेट आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में दिया है। इधर क्षेत्र दिया है, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इधर उन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम दिया है, और इधर दिया है पर्वत के प्रकार कि कौन कौन से पर्वत के प्रकार हैं, ठीक ना। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से इसमें सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा वक्त आपको दे दे रहा हूँ, 1 मिनट का, ठीक ना। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, 1 मिनट में आप बताइए कि कौन कौन से इसमें सुमेलित है, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए, तो क्या कह रहा था, यह मुख्य रूप से क्षेत्र है, ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिया हुआ है, ये पर्वत के प्रकार हैं, ये कौन कौन से पर्वत है, वलित है कि मतलब भ्रंश पर्वत है, ये पूछा जा रहा है। माने ब्लॉक पर्वत है या फोल्डिंग माउंटेन्स है, ये पूछा जा रहा है। अब फोल्डिंग माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जो फोल्डिंग माउंटेन्स होता है, फोल्डिंग माउंटेन्स जो होता है उसमें आपको दिखाई दे देगा कि यहाँ पे दो प्लेटें टकराती हैं, दो प्लेटें आपको टकराते हुए दिखाई दे देंगी। एक ओशन प्लेट हो गया है ना, और एक आपको दिखाई देगी यह कॉन्टिनेंट प्लेट हो गया, ठीक ना। अब ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट जब टकराएगी तो ओशन वाला का घनत्व क्या है? घनत्व क्या है? ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी जो है वह क्या है? कम है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वह क्या होता है? नीचे डूबता है। तो क्या होगा? यह नीचे चला जाएगा, यह नीचे जाएगा। अब यह इससे जब टकराएगा, ये हार्ड है, तो क्या होगा? इसमें मोड़ पैदा होंगे कि नहीं होंगे? इसमें क्या होगा? मोड़ पैदा होगा। तो मोड़ जब पैदा होगा तो इसी पे क्या बनेगा? फोल्डिंग माउंटेन्स बनेंगे, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत का निर्माण होगा। जिसमें से सबसे नवीन वलित पर्वत में हमारा कौन सा है? हिमालय है, हिमालय है ना, हिमालय का क्षेत्र है। उसके बाद से आपको दिखाई दे देगा एंडीज पर्वत हो गया, जो सबसे ज्यादा सबसे लंबा जो है आपको दिखाई दे देगा वलित पर्वत जो है एंडीज है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। अब ये कहाँ कहाँ से होके गुजरता है? तो आपको पता होगा वेनेजुएला से होके गुजरता है, फिर से आपको दिखाई दे देगा कि कोलंबिया से होके, इक्वाडोर से, फिर पेरू से, फिर चिली से, फिर बोलीविया से, है ना, फिर आपको दिखाई दे देगा कि अर्जेंटीना से यह होके गुजरता है। अर्थात ये ब्राजील, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, उसके बाद से आपको दिखाई दे देगा कि उरुग्वे और पराग्वे, यहां से ये नहीं गुजरता है। तो ये अंडीज पर्वत जो है इतने इतने राज्यों में, उतने इतने देशों में फैला हुआ है, ठीक ना, जो साउथ अमेरिका का है। तो वो एक बार मैं आपको अभी बता भी दूंगा। तो यहाँ पे फिर इसके बाद से आपको रॉकीज पर्वत दिखाई दे देंगे। यह भी क्या है? यह आपको दिखाई दे देगा कि उत्तरी जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, उसका वलित पर्वत है ना। ठीक वैसे ही आपको दिखाई दे देगा कि जो है आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत भी क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। फिर अरावली हो गया, अरावली भी कैसा है? तो वह नवीन वलित पर्वत तो नहीं है, लेकिन सबसे पौराणिक यह वलित पर्वत है। तो यह भी पौराणिक वलित पर्वत के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा? अरावली आपका, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें सही है।
देखिए मध्य एशिया वासजेस, देखिए वासजेस जो है यह कहाँ का है, मध्य एशिया का नहीं है, यूरोप का है। कहाँ का है, यूरोप का है। और वलित पर्वत है, हाँ बिल्कुल वलित पर्वत है, तो यहाँ पे तो अब दिक्कत नहीं है। तो पहला तो आपका गलत हो गया क्योंकि मध्य एशिया में नहीं है, कहाँ पे, यूरोप में है। दूसरा कह रहा है यूरोप में है आल्पस, ठीक है, आल्पस तो यूरोप में है। कह रहा है भ्रंतोस या ब्लैक पर्वत है, यही गलत है। यह कौन सा है, फोल्डिंग माउंटेन्स है, अर्थात यह वलित पर्वत है, ठीक है। तो आल्पस कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो आल्पस पर्वत है यह किन किन देशों में फैला हुआ है, किन किन देशों में फैला हुआ है, ये आप लोग बताएंगे। तो आल्पस जो है यूरोप में है और ये दिखाई देगा कि ये वलित पर्वत है, ठीक ना। ठीक वैसे ही अरावली जो है आपको दिखाई देगा, या भारत में है और वलित पर्वत है, लेकिन नवीन वलित पर्वत कौन है, हिमालय है। हिमालय कौन सा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो दूसरा भी आपका यहाँ से गलत हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन है, कौन सा है, अपलेशियन। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो जाता है। तो इसका नाम उत्तरी अमेरिका ज्यादा बड़ा है तो इसका नाम भी बड़ा है, तो अपलेशियन हो गया। तो अपलेशियन भी क्या है, वलित पर्वत है, हाँ बिल्कुल सही है। तो उत्तरी अमेरिका में आपको दिखाई देगा अपलेशियन है, ये भी वलित पर्वत है। तो एक ऑप्शन तो सही हो गया। अब दो ठो गलत हो गया था, तो दो ठो गलत हो गया तो सभी चार गलत, मतलब सभी चार तो सही होगा नहीं, केवल आपको दिखाई देगा केवल तीन सही, ये भी हो जाएगा ऑप्शन गलत। अब दो में आपको एलिमिनेट करना है। अब चौथा है, उसमें देखिए दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, वलित पर्वत, अभी मैंने बताया आपको, हाँ बिल्कुल चौथा भी सही है। इसका मतलब दो ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। तो केवल दो कथन जो है ये बिल्कुल सुमेलित है और सही है। यह 2024 का प्रश्न है, 2024 का यूपीएससी का प्रश्न है, ठीक ना, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंडीज के बारे में अभी 2025 में पूछा था, 2025 में एंडीज के बारे में पूछ लिया था। अब एंडीज के बारे में 2025 में क्या पूछा था इसके बारे में कि यह जो एंडीज पर्वत है निम्न में से किन किन देशों में ये फैला हुआ है, यही पूछा था और आपको ऑप्शन दे दिया था। तो एंडीज जो है किन किन देशों में फैला हुआ है, किन किन देशों में फैला हुआ है, ये 2025 का क्वेश्चन है ना। 2025 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। तो किन किन देशों में फैला हुआ है, मैं अगर ऑप्शन आपको दूं तो ऑप्शन पहले मैं दे देता हूं, ठीक ना। चलिए ऑप्शन में दे देता हूं। पहला ब्राजील, ठीक ना। दूसरा पराग्वे, तीसरा आपको मैं दे देता हूं इक्वाडोर, चौथा वेनेजुएला, पांचवा कोलंबिया, छठवां पेरू, ठीक ना। और सातवां जो है वह मैंने दे दिया चिली, और आठवां दे दिया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। चलिए ऑप्शन में दे दे रहा हूं किन किन देशों में फैला हुआ है, ये मैं लिख दिया। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन किन किन देशों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन है केवल 4 सही है, केवल 5, केवल 6 या केवल 7। ए, बी, सी और डी, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन में दिया हूं। अभी चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए मैं आपको दे देता हूं कौन सा, कितना समय, तो चलिए मैं दे देता हूं आपको 30 सेकंड का समय, ठीक ना। 30 सेकंड का समय देता हूं। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2025 में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक ना। चलिए तो कह रहा है किन किन देशों में फैला हुआ है। देखिए ब्राजील और पराग्वे, पहला चीज ब्राजील में तो फैला हुआ नहीं है, पराग्वे में नहीं फैला हुआ है, इक्वाडोर में फैला है, वेनेजुएला में, कोलंबिया में, पेरू में, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आपको दिखाई देगा चिली में और अर्जेंटीना में। तो कितना हो जाएगा, केवल 6 हो जाएगा, केवल 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। केवल 6 जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक ना। तो यह याद रखिएगा एंडीज जो है फैला हुआ है
एक तो वेनेजुएला में फैला हुआ है, उसके बाद से आपको दिखाई दे देगा कि इक्वाडोर में, है ना, फिर कोलंबिया में। अब कोलंबिया जो ऐसा देश है जो आपको दिखाई देगा दो ओर से समुद्र सीमा साझा करता है। फिर मैंने क्या बताया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक ना, कोलंबिया के बाद ही इक्वाडोर आता है, ठीक है, मैप में अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद से आपको दिखाई दे देगा कौन सा, तो पेरू दिखाई देगा, ठीक ना, कौन सा, पेरू दिखाई दे देगा। पेरू के बाद से कौन सा दिखाई देगा, तो पेरू के बाद से आपको दिखाई दे देगा बोलिविया, बोलिविया के बाद से आपको चिली दिखाई दे देगा और अर्जेंटीना दिखाई दे देगा। इतने राज्यों में फैला हुआ है आपका क्या, एंडीज, ठीक ना। ये भी वलित पर्वत है, तो सबसे लंबा वलित पर्वत है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 7, 7 देशों में ये फैला हुआ है, ठीक ना। कहाँ कहाँ नहीं फैला हुआ है, ब्राजील में नहीं फैला हुआ है, पराग्वे में नहीं फैला हुआ है, उरुग्वे में नहीं फैला हुआ है, गुयाना में नहीं फैला हुआ है, फ्रेंच गुयाना में नहीं फैला हुआ है, और सूरीनाम में भी नहीं फैला हुआ है। तो इतने देशों में ये जो साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश है उसमें नहीं फैला हुआ है, बाकी में फैला हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, और भूकंप लेखी से संबंधित है, इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो चलिए हम लोग पहले, मैं कथन बताता हूं, आप लोग आंसर करेंगे, फिर मैं इसको जो है डिफाइन करूंगा। कह रहा है भूकंप लेखी जो जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है, उसमें यस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं, यानी यस तरंगे से पहले प्राइमरी तरंगे उसमें देखी जाती हैं। दूसरा है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय रूप से ऊपर नीचे कंपन करता है। यह दोनों कथन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये दोनों कथन में कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये आपको बताना है। तो चलिए 30 सेकंड का मैं समय देता हूं, आप लोग बताइए इस प्रश्न को, ठीक ना। 30 सेकंड का मैं समय देता हूं, बताइए। चलिए क्या कह रहा है, भूकंप लेखी अर्थात सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है, जिसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है, ठीक ना, भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। दो तरह की आपको पता है कि जो धरातली तरंगे होती हैं, ठीक ना, जो तरंगे होती है, दो तरह की तरंगे आपको दिखाई दे देंगी, दो तरह की तरंगे आपको दिखाई देगी, कौन कौन से, एक होगी धरातली तरंगे, धरातली तरंगे, और ये होगी भूगर्भिक तरंगे, भूगर्भिक तरंगे। दो प्रकार की तरंगे आपको दिखाई दे देंगी, तो भूगर्भिक तरंगे और धरातली तरंगे। धरातली तरंगों को कहा जाता है एल वेव्स, एल वेव्स, जो ज्यादा क्या होती हैं, विनाशकारी होती हैं। यह तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, ठीक ना। उसके बाद से भूगर्भिक जो तरंगे होती हैं वह दो प्रकार की आपको दिखाई देगी, कौन कौन, एक यस तरंगे, है ना, एक कौन, पी तरंगे, सॉरी, और एक जो होगी वह यस तरंगे होगी, ठीक ना। मतलब पी तरंगे और यस तरंगे का मतलब क्या हुआ कि दो तरह के, अच्छा भूकंप का मतलब पहले क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं, डिफाइन कर दूं। भूकंप मतलब पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का कंपन, है ना। तो दो तरह की आपको तरंगे दिखाई दी, यानी तरंगों के द्वारा जो पृथ्वी के में कंपन होता है वो अलग अलग कारणों से होता है, ठीक ना, कारण मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जिसके कारण आपको दिखाई देगा भूगर्भिक तरंगे दो तरह की, पी तरंगे और एस तरंगे। प्राइमरी वेव, पी तरंगे क्या होती है, जिसको प्राइमरी तरंगे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। और एस तरंगे मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव्स, है ना। अब पी तरंग को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक तरंगे कहते हैं, प्रारंभिक तरंगे भी कहते हैं। अर्थात धरातल पर सबसे पहले अगर कोई तरंगे आती है, धरातल पर सबसे पहले अगर कोई तरंगे पहुंचती है तो कौन तरंगे पहुंचती है, पी वेव्स पहुंचती है, पी तरंगे ही पहुंचती है। अब पी तरंगों के संदर्भ में एक चीज और है कि पी तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो मुख्यतः आपको दिखाई दे देगा कि यह ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैस में भी
चल सकती हैं। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं कौन? पी वेव्स, ठीक ना। लेकिन अगर एस तरंगों की बात किया जाए तो केवल और केवल किस में चलती हैं? ठोस में ही चल सकती हैं, ठोस में ही संचरित हो सकती हैं कौन? एस तरंग, सेकेंडरी तरंग। तो सबसे पहले अनुभव पी तरंगों का होता है, उसके बाद से एस तरंगों का होता है। तो पी तरंगों में ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं। इसका मतलब यह कुछ ध्वनि की जैसे नहीं लग रही है। तो ध्वनि की जैसे लग रही है, इसमें क्या कह रहा है? पहला भूकंप लेखी पर सिस्मोग्राफी एस तरंगों से पहले पी तरंगों को अभिलेखित करता है। तो ये सही बात है, पी तरंगे पहले पहुंचती है, एस तरंगे बाद में पहुंचती है। तो पहला कथन तो सही हो गया। तो पहला कथन सही हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सही होने से तो केवल दूसरा वाला एक मतलब गलत हो गया। अब ना तो एक ना तो दो, तो यही गलत हो गया। अब दो में देखना है हम लोग को। अब इसमें देखिए, पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। लेकिन एक चीज और है, दूसरा क्या कह रहा है? पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग के प्रसार की दिशा में आगे पीछे मतलब गति करते हैं। तो देखिए, पी तरंगे कैसे चल रही हैं? ठोस, द्रव और गैस में चलती हैं। और आपको पता है कि ठोस, द्रव, गैस में कोई कण चलता है तरंग का, तो वो कौन होता है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ये कैसे व्यवहार कर रही हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों के जैसे। कैसे? अनुदैर्ध्य तरंगों के जैसे। अब अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो इसी को तो ध्वनि तरंगे कहा जाता है। कौन सा तरंगे? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे मतलब साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, यही तो साउंड वेव्स होता है, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से चलती हैं। अर्थात कैसे चलती हैं? तो ध्वनि तरंगों में आपने देखा होगा कि सरलन और विरलन की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे कण पास पास हो गए, है ना, और फिर कण दूर दूर हो गए। तो यह पास पास और दूर दूर, फिर पास पास, फिर दूर दूर। मतलब एक के ऊपर यहाँ पे प्रसार फैलाव, प्रसार फैलाव, प्रसार फैलाव। इसका मतलब तरंग का प्रसार दिशा में आगे पीछे होता है। क्या होता है? आगे और पीछे होता है। किसमें? पी वेव्स में होता है। तो यहां तक पी तक तो सही है। यस वाला देखिए, कह रहा है यस तरंगों के कण का तरंग का प्रसार की दिशा समकोणीय ऊपर नीचे होता है, यानी 90 डिग्री पे होता है। तो देखिए, यस तरंगे जो चलती हैं वह ठोस में चलती हैं। और कैसे चलती हैं? श्रृंग और गर्त के रूप में। श्रृंग और गर्त के रूप में। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको अगर खींचूं मैं, तो आपको दिखाई देगा ऐसे चलती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कण के सापेक्ष कितना अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश। कण के सापेक्ष कितना? ये गर्त कहलाता है, ये श्रृंग कहलाता है ना। तो यहाँ पे 90 अंश, फिर यहाँ पे 90 अंश। इसका मतलब यस वेव जो है, जो उसके तरंग होते हैं, वो क्या होते हैं? समकोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही हो गए, अर्थात सी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल ही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना। चलिए, एक चीज एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। वह क्या चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? तो चलिए मैं बता रहा हूं आपको एक चीज एक्स्ट्रा। क्या? वह है छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र मतलब शैडो एरिया। शैडो एरिया किसका? शैडो एरिया दो लोगों का, मतलब दो वेव्स का। किन दो वेव्स का? एक पी वेव्स का और एक एस वेव्स का। दोनों का छाया क्षेत्र में बता रहा हूं। तो दोनों के छाया क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए किसका छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, तो मैं आपको अभी यह एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आपको ज्यादा अच्छे तरह से वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे यहां से तरंगे चल रही हैं, ठीक ना, और एक मिनट, अब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा अच्छे से, ठीक ना। यह छाया क्षेत्र में बता रहा हूं आपको, ठीक ना। यह किसका मैं बता रहा हूं? पी वेव्स का।
ठीक है। ठीक ना, किसका है, पी वेव्स का है। ठीक ना, तो थोड़ा सा कलाकारी में ध्यान मत दीजिए, बस ये दीजिएगा कि यह क्या बनाया जा रहा है। ठीक ना, उसके बाद से आपको दिखाई दे देगा चलिए तो ठीक है। अब देखिए यह है 100, आपको दिखाई दे देगा 5 अंश, ये भी 105 अंश, और यहाँ 145, 145 अंश, है ना। तो यहाँ पे पी वेव्स में आपको दिखाई देगा कि पी वेव्स का छाया क्षेत्र आपको 105 अंश से 105 अंश से 145 अंश तक ही दिखाई दे देगा। उसके बाद से फिर पी वेव्स आपको दिखाई दे देंगे, पी वेव्स आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई दे देंगे, फिर पी वेव्स आपको आते हुए यहाँ पे दिखाई दे देंगे। इसका मतलब पी वेव्स का छाया क्षेत्र उतना ज्यादा नहीं होता है। अभी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलता है। ठीक ना। अब वही यस वेव्स की अगर बात किया जाए, यस वेव्स की अगर बात किया जाए कि मान लीजिए यह अर्थ है और यहाँ पे आपको दिखाई दे ठीक है। अब मैंने मान लिया कि यहां से जा रहा है, ठीक ना। अब इसमें आपको दिखाई दे देगा कि मैं अगर इसको पेंटिंग कर दूं थोड़ा सा बड़ा लेके, है ना, आपको दिखाई दे देगा। ठीक है। अब देखिए यह एस वेव्स है, एस वेव्स में आपको दिखाई दे रहा है यह 105 अंश है, यह 105 अंश है। इसके बाद यह यस वेव्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे होंगे। ठीक ना, 105 के परे आपको दिखाई देगा कि 105 के परे आपको कोई भी वेव्स मतलब नहीं दिखाई दे रहे होंगे। 105 के परे और 145 के बीच में, 105 के परे मतलब 105 से अधिक और 145 के बीच में कोई भी वेव्स जो है वह नहीं दिखाई देंगे, कोई भी तरंग नहीं दिखाई देंगे, ना पी वेव्स ना ही यस वेव्स। लेकिन 105 से परे में देखेंगे सबसे ज्यादा छाया क्षेत्र किसका है, यस वेव्स का है। देखिए एक तो एक यहाँ पी वेव तो 145 के बाद से आपको दिखाई दे देगी, यहाँ से देखिए 145 के बाद से आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन क्या यह दिखाई दे रही है, नहीं, यह यहाँ आके समाप्त हो गई, इसके बाहर ये नहीं निकल रही है। तो इसलिए यस वेव्स की छाया क्षेत्र पी वेव्स की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि प्रत्येक 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पे 12 घंटे से अधिक समय तक का सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। तो किस अक्षांश पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा यानी 12 घंटा से भी ज्यादा रहेगा, जहां पे सूर्य ज्यादा चमकेगा। अब सूर्य चमकता है किस पे है, किसके कारण चमकता है, तो आपको पता है कि यह सूर्य है ना, यह सूर्य है। सपोज दैट यह सूर्य है और क्या करता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, इसकी
चक्कर लगा रही है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है और झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकाव है अक्षों के प्रति और इसके ऑर्बिट के प्रति 66.5 अंश झुकाव है। अब ये झुकाव होने के कारण जब ये घूमती है हमारी पृथ्वी, तो घूमती है घूमते घूमते, तो यहाँ पे क्या होता है आपको दिखाई दिया, ये ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी से दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इन अक्षांशों पे 12 घंटा का अधिक का समय का क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। जिस अक्षांश पे आपको दिखाई देगा सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, ज्यादा देर तक पड़ेगा, वहीं पर न दिखाई देगा कि 12 घंटे से अधिक जो है वह मतलब मुख्य रूप से क्या रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा। लेकिन कब का समय भी दे दिया है, 21 जून का। तो जून में आपको पता है यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी अयनांत हो जाता है। अब उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी जो लोग बिल्कुल ही बेसिक नहीं पढ़े हैं, है ना। जो लोग बेसिक पढ़े हैं उन्हीं लोगों से क्वेश्चन हो पाएगा। और ये है उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत, तो उत्तरी अयनांत में आप देखेंगे कि उत्तरी अयनांत में 21 जून को क्या होता है, सूर्य जो है नॉर्थ पे आपको चमकता दिखाई देगा और यहाँ पूरा क्षेत्र पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है। और आपको दिखाई देगा ध्रुवीय क्षेत्रों में तो 6-6 महीने तक दिन ही होता रहता है, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश उस पे पड़ रहा होता है। इसके कारण तो क्या हो रहा है, किसके कारण आपको दिखाई देगा 21 जून को सबसे ज्यादा जो है 12 घंटे से अधिक समय का सूर्य प्रकाश दिखाई देगा, कहाँ पे दिखाई देगा, ये आपको कूट का प्रयोग करके बताना है। तो आप बताइए, मैं आपको जो है 30 सेकंड का समय देता हूँ, 30 सेकंड में आप बताइए, फिर जो है आप जो है मुख्य रूप से, ठीक ना, 30 सेकंड में आप बताइए इसका आंसर, फिर मैं मुख्य रूप से आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए बताइए। तो यह क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को किस अक्षांश पे 12 घंटे से अधिक समय का सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, कहाँ पे होगा। एक तो इक्वेटर पे आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा जो है आपको दिखाई देगा कहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा उत्तरी ध्रुव पे, तो दिखाई देगा उत्तरी ध्रुव पे आपको 21 जून को दिखाई देगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पे आपको 6 महीने का दिन दिखाई देगा। तो उत्तरी ध्रुव तो सही हो गया, तो चौथा सही हो गया, इसका मतलब पहला ए ऑप्शन सही हो गया। अब इन दोनों में 4 कॉमन है। अब इसमें तीसरा दूसरा में देखिए, मकर रेखा, मकर रेखा तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि मकर रेखा कहाँ पे है, यहाँ पे है, 23.5 अंश जो साउथ अंश जो रेखा है वो मकर रेखा है। तो यहाँ 21 जून को तो उत्तर भाग में चमकेगा सूर्य, तो उत्तर भाग में जब चमकेगा तो नीचे भाग में तो नहीं चमकेगा, इसका मतलब मकर रेखा तो होगा नहीं। तो तीसरा नहीं होगा, इसका मतलब कौन होगा, चौथा होगा, डायरेक्ट है कर्क रेखा पे चमकेगा। तो ये कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ में कर्क रेखा आपको दिखाई देगी। तो यह कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध पे आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, भूमध्य रेखा पर भी नहीं दिखाई देगा। तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव पे। तो मुख्य रूप से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, यह पॉलिटी का आगे है क्वेश्चन, है ना, तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। चलिए बताइए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, चलिए बताइए। क्या कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। ठीक है, पॉलिटी का पीवाईक्यू है ये, तो बताइए। देखिए, समय तो लग रहा है हम लोगों का, आप लोग देख रहे होंगे कि समय लग रहा है, आपको भी मैं समय दे रहा हूं बनाने के लिए और मैं भी लगा रहा हूं। उसका कारण है कि समय इसलिए लगाया जा रहा है, 6-7 क्वेश्चन में ही समय लग जा रहा है, लेकिन उसका कारण है कि सभी पार्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगर आप पढ़े होंगे एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो क्या होगा। तो जब संकल्प विचाराधीन होता है तो पीठासीन अधिकारी तो नहीं होगा। ठीक है, पहला तो सही होगा, पहला सही होगा। ठीक है, पहला तो सही होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, मानते हैं कि वह स्पीकर नहीं है, मानते हैं वह स्पीकर नहीं है, तो स्पीकर नहीं है तो मेंबर तो है ना, मेंबर तो है ना,
क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्पीकर नहीं रहता है, अध्यक्ष नहीं रहता है, तो उसकी सदस्यता नहीं समाप्त होती है, बल्कि स्पीकर का पद उसका समाप्त हो सकता है, लेकिन सदस्यता वो तो संसद का सदस्य रहेगा ही। तो संसद का अगर वो सदस्य रहेगा तो बोलने का अधिकार है, मतदान देने का भी, मत देने का भी अधिकार है, लेकिन वह बराबर की स्थिति में मत नहीं दे सकता है। बराबर की स्थिति में मत क्यों नहीं देगा? क्योंकि पीठासीन अधिकारी नहीं है। तो बोलने का अधिकार तो उसको होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। गलत हो गया तो कहां-कहां गलत हो गया? ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और केवल यही सही होगा। लेकिन तीसरा भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या है? कह रहा है वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार तो है। क्यों? क्योंकि वह सदन का सदस्य है, तो वह मत दे सकता है। हाँ, पीठासीन वह अगर देखा जाए, ऐसे कोई प्रश्न अगर पूछा होता, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहता कि बराबर की स्थिति में वह जो है मत नहीं दे सकता है, तब सही होता है, ठीक ना? क्योंकि बराबर की स्थिति में तभी मत देता है जब वह पीठासीन अधिकारी होता है तब। जब पीठासीन नहीं रहता है तो वह सदस्य के रूप में रहता है, और जब सदस्य के रूप में रहेगा तो ऐसा चीज वह नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल कथन एक जो होगा वह आंसर सही होगा। तो आज का हम लोग का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।